Good morning, everybody. मोबाइल एनेबल कर लीजिए। आज आपका रिवीजन क्लास है काव्य मंजरी का नदी के गीत। एग्जाम को लेकर आप लोगों का कोई क्वेश्चन? एवं आपका कोई क्वेश्चन? एग्जाम को लेकर आपका कोई क्वेश्चन? नो सर। ऑल कंप्लीट? सर हमारा एक सवाल है सर। हाँ कहिए सर बोलिए। ग्रामर पोर्शन में ग्रामर पोर्शन में जो मतलब कि ग्रामर जैसे सवाल पूछे जाते हैं ना, हाँ उसका तो जवाब मेरे को मतलब किताब में नहीं दिया रहता। जैसे विलोम हुआ या ये सब चीजें मतलब अभी कि जो ऐसे आपका आएगा एग्जाम में वो बुक से आएगा। पोर्शन दिया गया है 22 to 28 ऐसे होगा बुक में। सारा नहीं होगा बट एक दो बुक का होगा पोर्शन के अंतर्गत, बाकी बाहर से भी दिया जाता है ताकि आप बाहर के बारे में भी जानें। एंड मुहावरा सेम टू सेम बुक का होगा, पोर्शन आपको दिया गया होगा, फिर हम पोर्शन देंगे। अशुद्धिया एक सेम टू सेम बुक का होगा, जो पोर्शन आपको दिया जा रहा है उसी पोर्शन में से रहेगा, इसलिए घबराना नहीं है। बुक में 2 ऐसे आपको लिखने के लिए बोला गया था, 2 ऐसे आप लोग जरूर कंप्लीट कर लें। 5 आपका ऐसे का पोर्शन है 22 to 28, जिसमें 2 ऐसे आपको लिखना था, एक अनुशासन था और एक मेला आदि कोई एक लिख लीजिए। किसान के लिए कहा गया था, किसान। इजी होगा, बाकी आपको पढ़ाया जा रहा है 11th में, आपने पूरा एक्सपीरियंस आपके पास है कैसे हमको आंसर लिखना है, इसलिए कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। सर नंबर से स्पेलिंग मिस्टेक के करते हैं ना, और किसी चीज का नहीं करते हैं ना। क्या हुआ? तो ऐसे में नंबर से स्पेलिंग मिस्टेक के करते हैं ना, और किसी और के तो नहीं करते हैं। कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यही लगता है कि आप क्रम से उत्तर दें। लिटरेचर को शुरू में लिख सकते हैं, बाद में ग्रामर कर सकते हैं, लेकिन अच्छा माना जाता है कि क्रम से आंसर दिया जाए। सर मेरा सवाल ये था कि जो ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसमें मतलब स्पेलिंग मिस्टेक के ही नंबर कटते हैं ना, और किसी चीज के नंबर नहीं कटते हैं ना। थोड़ा तेज बोलिए, आवाज कंफर्म नहीं हो रहा है। सर जो ऐसे है, सर ऐसे में मतलब स्पेलिंग मिस्टेक का नंबर कटता है ना, और किसी और चीज का तो नहीं कटता है ना। राइटिंग पे नंबर लेस होता है, स्पेलिंग मिस्टेक पे होगा। एंड अगर आप ऐसे जो दिया गया है उसके बाहर राइटिंग कर रहे हैं तो वहां भी आपके मार्क लेस कर दिए जाते हैं। जैसे ऐसे आपका कुछ और है और आप कुछ और लिख रहे हैं तो उसमें आपका मार्क लेस हो जाएगा। राइटिंग अच्छा नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो दोनों को मिला के नंबर कम कर दिया जाता है। हाँ इतना होता है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है तो फुल मार्क होता है, उसमें मार्क नहीं कटेगा। और राइटिंग भी अच्छा नहीं है, स्पेलिंग भी मिस्टेक है तो मार्क लेस होता है। आपका राइटिंग अच्छा है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है तो मार्क लेस होता है।
मिनिमम 1 मार्क लेस हो जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 मार्क लेस होगा। इससे अगर डिफरेंट लिख रहे हैं तो 0 भी हो जाता है। जैसे कहानी आपने लिखना शुरू कर दिया और कहानी एकदम उल्टा आप लिख रहे हैं तो 0 हो जाएगा, 2-4 नंबर सहानुभूति पर दे दिया जाएगा। मोर एनी प्रॉब्लम? सर वेटिंग रूम ऐसे में मैक्सिमम कितना? ये तो कर दिया, इसको अभी थोड़ा बात करके क्लास शुरू करेंगे। यहाँ से होगा और वहां से नहीं होता। ओके, और कोई प्रॉब्लम आपका? अंजल, एनी प्रॉब्लम? नो सर। शाश्वत, अग्रता, आयुषी श्रीवास्तव, नो सर। ओके, उत्कर्ष, अथर्व, नो सर। एनी प्रॉब्लम आपका? नो सर। पलक, ओके, हर्षित राज, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। आशुतोष, कनिष्का, कोई प्रॉब्लम आपका? नो सर। वेरी गुड। सृजन, ठीक है, एकदम मेंटेन है आप? एनी प्रॉब्लम? नो सर, नहीं। अभिनव सिंह, बड़े दुखी मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, नाश्ता वगैरह नहीं मिला है क्या आप अभी तक? समृद्धि वर्मा, एनी प्रॉब्लम आपका? नो सर। वेरी गुड। तनिष्का, अच्छा फोटो लगा दीजिए। ठीक है सर। समृद्धि, एनी प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड। फिर मैं आपको बता रहा हूं, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको फील होता है एग्जाम को लेकर के, आप जरूर मुझे बताएं, सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे। वर्कबुक जरूर कंप्लीट रखें। पोर्शन जो दिया जा रहा है सब कुछ पोर्शन के अंतर्गत होगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है कि बाहर से आएगा कि नहीं आएगा। बाहर से कुछ नहीं आएगा, इससे में पोर्शन के अंतर्गत जरूर कोई ना कोई रहेगा एंड कुछ बाहर का भी रहेगा, केवल ऐसे में क्योंकि बाहर का होता है। मुहावरे एंड अशुद्धियां सेम आपका बुक का होगा। सारे क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए होंगे, जाने हुए होंगे, केवल डिटेल लिखने की प्रैक्टिस आपके अंदर हो कि हम कैसे डिटेल लिखेंगे। नदी के द्वीप, नदी परंपरा का प्रतीक है। जो लोग नोट नहीं किए हैं सामने फ्रंट पर नोट कर लें। नदी परंपरा का प्रतीक है, भूखंड समाज का प्रतीक है, द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। ठीक, इतना दिमाग में रहेगा तो ये पूरा समझ में आ जाए। बड़ी अच्छी कविता है ये अज्ञेय की। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है याद रख लीजिएगा। हम नदी के द्वीप हैं। द्वीप क्या है? प्राकृतिक
में द्वीप किसे कहा जाता है? आप लोग जानते हैं जो जल से घिरा हुआ प्लेस है वो द्वीप कहलाता है। लेकिन ये वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग यहाँ पर नहीं है, विशेष राइटर बता रहा है। हम नदी के द्वीप हैं। नदी परंपरा का प्रतीक है और नदी आदमी का प्रतीक है। तो हम परंपरा को मानने वाले लोग हैं। हम परंपरा का पालन करने वाले लोग हैं। हम परंपरा के अनुसार जीने वाले लोग हैं। हम नदी के द्वीप हैं। हम परंपरावादी लोग हैं। परंपरावादी का मतलब हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किया है वही कार्य हम भी कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारे बच्चे भी वही कार्य करेंगे। जैसे हमारे पूर्वजों ने दशहरा मनाया वैसे हम भी दशहरा मना रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारे बच्चे भी दशहरा फेस्टिवल मनाएंगे। ये परंपरा हो गया। हम परंपरावादी लोग हैं। शुरू से चली आ रही सभ्यता संस्कृति के अनुसार जीने वाले लोग हैं। हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्वनी बह जाए। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम अपनी परंपरा से अलग हो जाएं। स्रोतस्वनी नदी, हम अपनी परंपरा में जीना चाहते हैं। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति में जीना चाहते हैं। हम अपने लोगों के बीच रहना चाहते हैं। हम अपने पूर्वजों के आदर्शों को ढोने वाले लोग हैं। हम अपने पूर्वजों के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हम कभी उनका विरोध नहीं कर सकते। हम कभी अपनी परंपरा का खंडन नहीं कर सकते। हम कभी अपनी परंपरा से अलग नहीं हो सकते। वह हमें आकार देती है। इसको और ध्यान से समझिए। परंपरा हमें आकार देती है। परंपरा हम भूल जाएं। हमारी परंपरा क्या है? माता पिता की सेवा करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, बड़े लोगों का आदर करना, छोटे लोगों का सम्मान करना, दिवाली दशहरा आदि त्योहार उत्साह के साथ मनाना, सभी लोगों को अपना समझना, भाईचारा, ये सब हमारी परंपरा है। यही परंपरा हमें आकार देती है। यही परंपरा हमें बड़ा बनाती है। यही परंपरा हमें सम्मान देती है। यही परंपरा हमें दुनिया में स्थापित करती है। इसी परंपरा के आधार पर हम दुनिया को अपना बना लेते हैं और स्वयं दुनिया का बन जाते हैं। वह हमें आकार देती है। हमारे कोड, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत, फूल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। एक तो ये सिंपल मीनिंग हो जाएगा। हमारे कोड, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत, फूल सब नदी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। ये सिंपल मीनिंग हो जाएगा जो बुक में है। थोड़ा विस्तार जान लीजिए कि कोड का क्या मतलब है, गली का क्या मतलब है, अंतरीप का क्या मतलब है, उभार का क्या मतलब है, सैकत फूल का क्या मतलब है। कोड, कोण जिसको आप एंगल कहते हैं, एंगल। कभी कभी बातचीत करते हैं कि तुम किस एंगल से सोच रहे हो। तुम्हारा जो एंगल है ना वो एंगल अच्छा नहीं है। इस वे में भी एंगल का प्रयोग किया जाता है। एंगल मतलब विचार, सोच। एक तो मैथ का एंगल हो गया,
और वही जब लिटरेचर में आ जाता है तो विचार हो जाता है। मैथ में भी वो विचार ही होता है, लेकिन उसके कंडीशन अलग है। लिटरेचर में विचार, भावना आदि हो जाता है। तो हमारे जो कोड हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो एंगल हैं, हमारे जो सोच हैं, सब परंपरा के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, नदी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। गलियां का मतलब क्या है? गली किसे कहते हैं? गली का अर्थ क्या है? गली एक सकरे रास्ते को कहते हैं जो एक बड़े विस्तार सड़क की ओर ले जाती है। गली एक रास्ता भी है। मीन्स हम परंपरावादी होते हुए अपनी परंपरा का इतना विस्तार कर लेते हैं कि इस परंपरा के आधार पर हम दुनिया के बन जाते हैं। भारत हमारा एक छोटा देश है और संसार बड़ा है, तो भारत एक गली के रूप में हो गया। जैसे एक पतली गली चौड़ी सड़क पर जाकर मिल जाती है, हाईवे पर जाके मिल जाती है, मेन सड़क पे जाके मिल जाती है, सेम उसी तरह से हमारा देश अपनी परंपरा के आधार पर, अपने सोच के आधार पर, अपनी सभ्यता और संस्कृति के आधार पर दुनिया में अपने आप को स्थापित करने में सफल हो जाता है। अंतरिक्ष द्वीप कहा जाता है, उभार सैकत कुल रेतीला तट होता है। मीन्स सब कुछ मिला करके कवि ये कह रहा है कि हमारी जो सोच है, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो विचार हैं, वह विचार परंपरा के नदी से मुझे प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल से सने सने हमारे पास आए हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते, हम उनको धारण करके ही जिंदा रह सकते हैं। हम अपनी सभ्यता संस्कृति के आधार पर ही मजबूत हो सकते हैं। इसलिए हमें जो जीने का सहारा प्राप्त हुआ है, हमें जो परंपरावादी सोच प्राप्त हुई है, वह सब नदी के द्वारा प्राप्त हुई है, परंपरा के द्वारा प्राप्त हुई है। माँ है वह, और ध्यान से समझ, किसी से हम बने हैं। माँ है, नदी हमारी माँ है, यह हमारी परंपरा है। जिस तरह से माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करके उसे बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बना देती है, उसी तरह से नदी भी हमारी सेवा करके, माँ की तरह से नदी हमारी सेवा करती है, सहायता करती है। कैसे? नदी न हो तो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो माँ हो गई। नदी न हो तो खेतों में फसल उगाने के लिए पानी नहीं मिलेगा, और फसल नहीं है तो जीवन ही नहीं है, इसलिए भी माँ हो गई। केवल 2 बिंदु के आधार पर नहीं समझ लें, ज्यादा डिटेल की जरूरत भी नहीं। माँ है वह। कैसे नदी हमारी माँ हो गई? क्यों नदी को कवि माँ कह रहा है? ये क्वेश्चन होते हैं। जिस तरह से माँ एक बच्चे का पालन पोषण करके उसे बड़ा बना देती है, उसी तरह से नदी भी हमारे जनमानस का पालन पोषण करके समृद्धिवान बना देती है, धनवान बना देती है, वैभववान बना देती है। और उसी तरह से परंपरा भी हमसे जुड़ करके हमें एक नेक इंसान बनाने में मदद करता है, हमें दुनिया में स्थापित होने की मदद करता है। हम दुनिया में एक नए संसार के निर्माण में सहायक हो जाते हैं। इसलिए नदी हमारी माँ है,
और नदी से ही हम बने हुए लोग हैं। ये लाइन एकदम क्लियर हो गया? माँ है वह, इसी से हम बने हैं, एकदम कंफर्म हो गया। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं हैं। हम परंपरावादी लोग हैं, हम परंपरा में बह जाने वाले लोग नहीं हैं। अब गौर से समझिए, धारा का क्या मतलब? पहले हम लोग जन्मदिन नहीं मनाते थे, धीरे धीरे जन्मदिन मनाने लगे तो शुरू में परंपरा रही कि घर में ही पूजन होता था, मंदिर में लोग जाते थे, माता पिता का चरण स्पर्श होता था, उनका आशीर्वाद लिया जाता था, जन्मदिन हो गया। अब केक कटने लगा, मोमबत्तियां जलने लगी, लोग जलाने लगे और फटाफट बुझाने लगे। मुक्का जन्मदिन पार्टी हो गया। अब लोग पहले जिसका जन्मदिन होता है उसको मुक्का मुक्का मारते हैं। आगे देखिए क्या होगा। मुक्का जन्मदिन उसको बोला गया। और फैशन में आ गया तो हुक्का जन्मदिन होने लगा। हुक्का पार्टी आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। ये क्या हो गया? हम बहने लगे, बहाव आ गया, हम धारा में चले गए। माता पिता, हमारी परंपरा है कि प्रातः काल उठ करके सबसे पहले माता पिता का चरण स्पर्श किया जाए। अब माता पिता को देखते ही छिप जा रहे हैं। चरण स्पर्श तो बड़ा दूर है, जा करके प्रेम से उनको नमस्ते भी नहीं बोल रहे हैं, और बोलने का अवसर मिल जा रहा है तो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। पापा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, नमस्ते नहीं, गुड मॉर्निंग बोलेंगे। क्यों क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम धारा में आ रहे हैं, बह रहे हैं। हमारे ड्रेस बड़े साधारण होते थे, बड़े सिंपल होते थे। हम ज्ञान के आधार पर अपने आप को स्थापित करते थे, ड्रेस के आधार पर नहीं। अब ज्ञान खत्म हो गया, ड्रेस हावी हो गया। अब ड्रेस के आधार पर हम दिखा रहे हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े समझदार हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं। क्यों? हम धारा में आ गए। वही बात यहाँ कह रहे हैं, हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं हैं। हम आज तक दुनिया में इसलिए कायम है कि हम अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार जीने वाले लोग हैं। दुनिया का इतिहास पढ़ के देखो, सबसे प्राचीन सभ्यता संस्कृति अगर कोई है तो वह भारत की है। दुनिया का इतिहास पढ़कर देखो, कितनी सभ्यता संस्कृति ने जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त कर गई। दुनिया का इतिहास पढ़कर देखो, कितनी सभ्यता संस्कृतियां आज के टाइम में नष्ट होने के कगार पर हैं। सबसे प्राचीन होते हुए भी हमारी सभ्यता संस्कृति आज भी नवीन है। हम आज भी दुनिया को रास्ता दिखाने वाले लोगों में से हैं। आज भी हमारी सभ्यता संस्कृति को धारण करने के लिए दुनिया कायल है। क्यों? हम धारा में बहने वाले लोग नहीं हैं। हम देखा देखी करने वाले लोग नहीं हैं।
हम परंपरावादी लोग हैं, हम नदी को माँ समझने वाले लोग हैं, हम नदी को नदी और नाला नहीं जानते हैं, नदी हमारी माँ है, गर्व से कहने वाले लोग हैं। इसलिए हम धारा में जाने वाले लोग नहीं हैं, इसीलिए हम सुरक्षित हैं, इसीलिए हमारा दुनिया में कद्र है, इसीलिए दुनिया हमें देखती है, इसीलिए दुनिया हमको धारण करने की कोशिश करती है, इसीलिए दुनिया हमको लाइक करती है। हम अपनी परंपरा को बचाए हुए हैं, हम अपने रीति रिवाज को बचाए हुए हैं, हम अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाए हुए हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा हैं दीप स्रोत स्वनी के। हमारा समर्पण स्थिर है, हम भौतिकवादी नहीं हैं, हम आस्थावादी हैं, हम अध्यात्मवादी हैं, हम विश्वासवादी हैं, हम पत्थर में भगवान का दर्शन करने वाले लोग हैं, हम आदमी को भगवान की तरह देखने वाले लोग हैं, हम माता पिता को देवी और देवता के रूप में जानने और मानने वाले लोग हैं, हम समस्त महिला और पुरुष को देवी और देवता के समान समझने वाले लोग हैं और उनका आदर सम्मान करने वाले लोग हैं। इसलिए हमारा जो समर्पण है, हमारा जो भाव है, हमारा जो विचार है वह स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम सदा सदा से नदी और परंपरा को धारण करने वाले लोग हैं, हम सदा सदा से नदी का आदर करने वाले लोग हैं, हम सदा सदा से नदी पर निर्भर रहने वाले लोग हैं, हम सदा सदा से अपने परंपरा को धारण करने वाले लोग हैं। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना होता है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। ध्यान से समझ लीजिए, हम बहते नहीं हैं, हम नकल नहीं करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम धारण करते हैं और हमारी सभ्यता संस्कृति इतनी प्रौढ़ है, इतनी मजबूत है कि हमें अन्य की नकल करने की आवश्यकता ही नहीं है। और हम यह भी जानते हैं, हम बहेंगे तो बहना रेत होना होता है, बहोगे तो तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। तुम एकदम अंग्रेजी मॉडल में आ जाओ, देखो तुम्हारा जीना भारत में मुश्किल हो जाएगा। भारत में जीना है तो भारत का बनकर जीना होगा। यह सारे देशों के लिए कवि कह रहा है कि सभी को अपनी परंपरा में रहना चाहिए, सभी को अपने वातावरण में रहना चाहिए, सभी को अपने अपने दायरे में रहना चाहिए, तभी उसका अस्तित्व बना रहता है। जब वह बहने लगेगा तो रेत हो जाएगा, मतलब उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, उसकी सभ्यता संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी, उसकी परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। थोड़ा सा एग्जाम्पल, आप कहिए कि दशहरा मेला बहुत बेकार होता है, हम नहीं मनाएंगे। दिवाली बहुत बेकार होता है, झूठ मूठ का तेल लगता है, उतना तेल गरीबों में बांट दिया जाए तो 10 दिन सब्जी खाएंगे सब। होली तो बहुत। हेलो, पलक आवाज आ रही है? ओके, कुछ फॉल्ट आ गया था। सब लोग कनेक्ट रहे क्योंकि ये लेसन जरूरी है। क्योंकि बहना रेत होना है।
रेत होना है का क्या मतलब है? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। बहने का क्या मतलब है और रेत होने का क्या मतलब है, सब लोग समझ गए होंगे। शहनाज खातून, समझ में आया आपको? रेत होना, बहना, रेत होना का मीनिंग एकदम कंफर्म है? आवाज आ रही है ना? शहनाज, आवाज जा रही है आप तक? समझ में आ गया ये लाइन? बहना रेत होना होता है, लाइन समझ में आ गया? उसके बाद हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। बड़े ध्यान से समझिए, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। हम अगर दूसरी सभ्यता संस्कृति को धारण करने लगेंगे, हम अपनी सभ्यता संस्कृति का त्याग कर देंगे, तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दुनिया के नक्शे से भारत का नाम ही मिट जाएगा। किसी भी देश का अस्तित्व समाप्त करना है तो उसकी सभ्यता और संस्कृति को समाप्त कर दिया जाए। जिस देश की सभ्यता संस्कृति, रहन सहन, खान पान नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे वह देश ही नष्ट हो जाता है। वही बात यहाँ अज्ञे जी कह रहेंगे कि हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। मीन्स कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं? कवि ये कह रहे हैं कि देखो, तुम हो तो भारत भी होना चाहिए, तुम हो तो नदी भी होनी चाहिए, तुम हो तो तुम्हारी परंपरा भी होनी चाहिए, तुम हो तो तुम्हारी संस्कृति और सभ्यता भी होनी चाहिए। इसलिए तुम्हारे अंदर अगर भारत को स्थापित करने की सोच है, तुम्हारे अंदर मैं भारत का हूं और रहूंगा, इस तरह के विचार हैं, तो तुम्हें भारत का बनकर रहना होगा। तुम्हें भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार जीना होगा। तुम्हें भारत की परंपराओं का पालन करना होगा और परंपराओं के अनुसार जीवन व्यतीत करना होगा। तब तो तुम्हारा नाम दुनिया में रहेगा, तब तो तुम्हारा आदर दुनिया में रहेगा, तब तो तुम्हारा सम्मान दुनिया में रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर बहाव आ गया, अगर तुम्हारे अंदर भारतीय सभ्यता संस्कृति का त्याग करके अन्य सभ्यता संस्कृति को धारण करने के विचार आ गए, तो एक दिन तुम नष्ट हो जाओगे और तुम्हारा देश नष्ट हो जाएगा। कवि यह बात इसलिए कहना चाह रहे हैं कि जिस देश में वासी निवास करता है, जिस देश में व्यक्ति जन्म लेता है, जिस देश की धरती के कण को माथे पर लगाकर बड़ा होता है, जिस देश का अन्न जल हवा ग्रहण करके वह अपने आप को मजबूत बनाता है, उस देश के प्रति उसके बहुत सारे ऋण हो जाते हैं। उस देश को बचाना, उस देश की रक्षा करना, उस देश को मजबूती की ओर ले जाना, उस देश को संसार के नक्शे पर स्थापित करना, उस देश को संसार का बना देना और संसार का हो जाना उसका धर्म और कर्तव्य होता है। इसलिए कवि कह रहा है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। हमारे अंदर बहाव आ जाएगा, हमारे अंदर अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति विरोधाभास के भाव आ जाएंगे, तो आपका भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा और भारत का संसार में रहना मुश्किल हो जाएगा। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, डहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे। ये और ध्यान से समझिए, बड़ा अच्छी कविता है ये, इसलिए बड़ा गहराई से नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। कहेंगे पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, प्लवन मतलब बाढ़ आना, डहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे
आपका ड्रेस बहुत अच्छा होगा तो भी कहेंगे कितना गंदा ड्रेस पहना है, क्योंकि उनको आपको होपलेस करना है, वो आपको होपलेस करना चाह रहे हैं और बता रहे हैं कि आप जिस सभ्यता संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं वो सभ्यता संस्कृति अच्छी नहीं है। नॉवेल में गोबर सभ्यता संस्कृति कहता है सीरीज की भारतीय सभ्यता संस्कृति गोबर सभ्यता संस्कृति है। ऐसे लाखों लोग हजारों लोग भारत में आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे भारत देश एकदम थर्ड क्लास का देश है, जो कहेंगे यहाँ की सभ्यता संस्कृति एकदम बेकार है। क्यों? वे बहने वाले लोग हैं, वो धारा में आ गए हैं, बह जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आप उन लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होंगे, आप उन लोगों की बातों को अपने हृदय पर धारण नहीं करेंगे। आप एकदम अपने मन में विश्वास बना लीजिए कि हम अच्छे हैं और हमारा देश अच्छा है और सच है। आगे और दुनिया के बारे में आप जानेंगे और इतिहास के माध्यम से आप दुनिया के सारे देशों के बारे में जानेंगे। आज आपको बता दिया जा रहा है कि दुनिया में सबसे अच्छा कोई देश है तो सिर्फ भारत देश है। ये आप 20 साल के बाद ढूंढ लीजिएगा, जो बातें बताई गई हैं वह बातें कितना करेक्ट बताई गई हैं। इसलिए राइटर कह रहा है कि लोग आपको बुरा बनाने की कोशिश करेंगे, लोग आपकी सभ्यता संस्कृति को बुरा बनाने की कोशिश करेंगे, पैर उखड़ेंगे, आपको लगेगा कि हमारा देश रियली अच्छा नहीं है। लेकिन कवि कह रहा है कि आप विश्वास करिए कि आपका देश अच्छा है, आप अच्छे हैं, आपकी सभ्यता संस्कृति अच्छी है, आपकी परंपरा अच्छी है। यह विश्वास कीजिए, मानिए और फॉलो करिए। प्लवन होगा, बाढ़ आएगा, तरह तरह के भाव मन में आएंगे, आपको लगने लगेगा कि रियली मेरा देश अच्छा नहीं है, आपको लगने लगेगा कि दिवाली, दशहरा, होली, कृष्ण जन्माष्टमी आदि मनाना एकदम बेकार काम है, बाकी सारा मनाना बड़ा अच्छा कार्य है। आपको लगने लगेगा कि हम जिस परंपरा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम जिस ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह परंपरा और वह ढंग अच्छा नहीं है। तरह तरह के रॉन्ग विचार आपके मन में बनने लगेंगे। लेकिन कवि समझा रहा है कि इस तरह के विचार अपने मन में स्थापित नहीं होने देना है। हम अच्छे हैं, हमारा देश अच्छा है, हमारी सभ्यता संस्कृति अच्छी है, यह भाव मजबूती के साथ अपने मन में धारण करना चाहिए। डहेंगे सहेंगे बढ़ जाएंगे, परेशान होंगे, लगेगा मेरा देश अच्छा नहीं है, अमेरिका अच्छा है, रूस अच्छा है, चाइना अच्छा है, इटली अच्छा है, जापान अच्छा है, कनाडा अच्छा है, बाकी सारे देश हैं, हमारा देश अच्छा नहीं है। आपके मन में ये भावना बन सकती है। लेकिन अगर आप मजबूती से ये धारणा बनाए हुए हैं कि हमारा ही देश अच्छा है, दुनिया में सबसे अच्छा हमारा देश है, हम अच्छे देशवासी हैं, क्योंकि हमारे देश में संसार निवास करता है, हम संसार के साथ जीने वाले लोग हैं, हम सभी को अपना बनाकर जीने वाले लोग हैं, तो एक दिन ये जितने भ्रम फैलाने वाले लोग हैं समाप्त हो जाएंगे और आप नंबर 1 हैं और नंबर 1 बने रहेंगे। बहने वाले लोग नष्ट हो जाएंगे, ये कवि कह रहा है। धारा में आने वाले लोग नष्ट हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं बहता हुआ पानी अच्छा होता है, ठहरा हुआ पानी अच्छा नहीं होता है। सुनने को मिल जाएगा, ये फालतू दिमाग वाले लोग ऐसा बोलते हैं, बहने वाले लोग ऐसा बोलते हैं। हम ठहरे हुए जल वाले लोग हैं, बहने वाले जल नहीं हैं। हम कुआं वाले जल हैं जो लोगों की प्यास बुझाता है, ठहरे हुए जल।
अब आपके दिमाग में आ गया कि रियली बहता हुआ पानी अच्छा होता है, ठहरा हुआ पानी बेकार होता है, तब आप बहने लगेंगे और आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम कुआं के जल वाले लोग हैं, हम शीतल जल से लोगों की प्यास बुझाने वाले लोग हैं, हम ठहरे हुए जल वाले लोग हैं, बहने वाले जल नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम बहेंगे तो रेत बन जाएंगे, हम जानते हैं हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। और फिर आप पूर्ण होकर भी क्या कभी क्या धार बन सकते? रेत बनकर हम सलिल को तनिक गदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। और समझदारी से इसको समझ, पूर्ण होकर क्या हम धार बन सकते हैं? क्वेश्चन मार्क राइटर किया है। पूर्ण होने का क्या मतलब है और धार हो जाने का क्या मतलब? हम जान गए कि हम अच्छे लोग हैं, आपने फील कर लिया। बहुत लोग फील नहीं कर पाते हैं कि हम रियली हैं कैसे। दूसरे को जान लेगा, दूसरे के बारे में पूछिए कि वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, फटाफट बताएगा वो। पूछिए आप कैसे हैं तो चुप हो जाएगा, क्योंकि अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। पहले अपने बारे में सोचो, मैं कैसा हूं, और जान लो तुम कैसे हो। तुम बहुत अच्छे हो, दुनिया के सबसे अच्छे बच्चों में से तुम हो, दुनिया के सबसे अच्छे लोगों में से तुम हो। इसलिए एकदम विश्वास बनाओ अपने मन में, हम अच्छे हैं, हम अच्छे लोग हैं। तो जब जान गए कि हम अच्छे हैं, हमारा घर अच्छा है, हमारा खान पान अच्छा है, हमारी परंपरा अच्छी है, हमारी सभ्यता संस्कृति अच्छी है, तो हम धारा में क्यों जाएंगे? हम क्यों दूसरी सभ्यता संस्कृति के प्रति प्रभावित होंगे? हम क्यों फॉरेन सभ्यता के प्रति प्रभावित होंगे? हाँ, जो अच्छाई होगी हम अच्छाई को गेन करेंगे, लेकिन सबसे अच्छी हमारी सभ्यता संस्कृति है, तो दुनिया की ऐसी कोई अच्छाई नहीं है जो हमारी सभ्यता संस्कृति में नहीं है। इसलिए हम अन्य को क्यों फॉलो करें? क्या कभी धार बन सकते हैं, कभी हम धारा में जा सकते हैं, कभी हम बहाव में जा सकते हैं। क्यों हम रेत बनेंगे? क्यों हम स्वयं को नष्ट करेंगे? यही बात कवि समझा रहा है कि हम जानते हैं हमारी सभ्यता संस्कृति दुनिया की सबसे बेस्ट सभ्यता संस्कृति है। हम जानते हैं हमारे यहाँ का रहन सहन, हमारे यहाँ का खान पान दुनिया का सबसे बेस्ट रहन सहन और खान पान है। इसलिए हम धारा की ओर नहीं जा सकते, हम बहाव की ओर नहीं जा सकते, हम नकल के आधार पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। हम अपनी सभ्यता संस्कृति के आधार पर ही जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं। और इसी वजह से आज भी विकास के दौर में अमेरिका, चाइना, रूस, जापान, इटली आदि बड़े देशों के सामने भी हमारी सभ्यता संस्कृति के सामने उनकी सभ्यता संस्कृति फीकी हो जाती है। साथ ही साथ यह भी कवि कह रहा है कि जो लोग चाहे जो भी देश हो, जब तक वह अपनी सभ्यता संस्कृति के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करेगा, तब तक उसका विकास संभव नहीं होगा। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गदला ही करेंगे। इसका मीनिंग है, वर्ड मीनिंग, रेत बनकर हम पानी को तनिक गंदा ही करेंगे, अनुपयोगी बनाएंगे। ध्यान से समझिए। जो लोग फॉरेन कंट्री का कल्चर फॉलो कर रहे हैं उनको देखो, उनका ड्रेस पहले देखो। ड्रेस पहनकर जब वो लोग सड़क पर चलते हैं तो उनको देखो। ये लोग क्या करते हैं?
पानी को गंदा बनाते हैं। एटमॉस्फियर वातावरण को गंदा बनाते हैं। उनका खान पान देखो, चावल दाल रोटी सब्जी उनको अच्छा नहीं लगेगा। पिज्जा दे दो बड़ा मन से खाएंगे, बर्गर दे दो तो पूछना ही नहीं, चाउमीन दे दो तो एकदम लड़ाई कर जाएंगे घर में। दौड़ा दो 1 किलोमीटर, बर्गर खाने वाले लोगों को दौड़ा दो जून के महीने में सड़क पर, बेहोश हो जाएंगे, ग्लूकोज चढ़वाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन कंट्री का कल्चर एक्सेप्ट किए हैं लोग। इसलिए जो लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़कर अन्य देश की सभ्यता संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, ये लोग समाज को, अपने देश को खराब कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं और अपनी भूमिका को उपयोगी, अन उपयोगी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी सभ्यता संस्कृति के अनुसार व्यक्ति को जीना चाहिए। और ये भारत के लिए इसलिए कवि कह रहा है कि कवि देख रहा है कि भारत के लोग फॉरेन कंट्री का कल्चर बहुत तेजी से एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ना बुरा नहीं है, अंग्रेजियत धारण करना बुरा है। भाषा बुरी नहीं होती है, भाषा जो उसकी भावना है, उस भावना में जो सभ्यता संस्कृति है उसको फॉलो करने से आदमी धारा में आ जाता है, बहाव में आ जाता है। इसलिए अंग्रेजी पढ़ो लेकिन अंग्रेजियत का शिकार मत बनो। भारत के हो तो भारत का बनकर रहो, भारत की सभ्यता संस्कृति के अनुसार जीने का प्रयास करो, क्योंकि वातावरण के आधार पर सभ्यता संस्कृति का निर्माण होता है। दुनिया की सारी सभ्यता संस्कृति अच्छी होती है, लेकिन जब आप नकल करने लगोगे, जब अपनी सभ्यता संस्कृति का छोड़ करके, जब अपनी परंपरा का त्याग करके अन्य परंपरा और अन्य सभ्यता संस्कृति को धारण करने लगोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे, तुम अपना अस्तित्व ही समाप्त कर दोगे, अपना जीवन तो खराब करोगे ही, अपने देश को भी कमजोर करोगे। इसलिए कवि अपनी अपनी सभ्यता संस्कृति के अनुसार जीवन व्यतीत करने का संदेश प्रदान कर रहे हैं। अंतिम द्वीप हैं हम द्वीप हैं, द्वीप हैं हम मतलब परंपरावादी लोग हैं, हम परंपरा को धारण करने वाले लोग हैं। हम आदमी, द्वीप आदमी का प्रतीक है, इसलिए आदमियत है हमारे अंदर। हम दुनिया के लोगों को आदमी के रूप में देखते हैं, एक समान देखने वाले लोग हैं। यह नहीं है साफ, यह अपनी नीयत है। साफ नहीं मिला है, श्राप नहीं मिला है, यह हमारी नियत है, हमारा सच है। हम द्वीप हैं, हम परंपरावादी लोग हैं, हम परंपरा को धारण करने वाले लोग हैं। पूर्वजों के द्वारा जो नियम कानून हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, हम उसी नियम कानून के आधार पर जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं। हम उसी परंपरा के आधार पर जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं। यही हमारी नियति है, यही हमारा सच है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की गोद में। क्रोध मतलब गोद, गोदी। हम नदी के पुत्र हैं। पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र का मतलब क्या होता है? ये एक भावनात्मक विचार मन में लोगों के आता है। पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र कौन होता है? हम नदी के पुत्र हैं। पुत्र सहायक होता है, पुत्र शक्ति होता है, पुत्र साधन होता है, पुत्र बल होता है।
जो बल प्रदान करे, जो शक्ति प्रदान करे, जो सहायता करे, जो साधन बन जाए, वही पुत्र होता है, वही संतान होती है। हम नदी के पुत्र हैं, हम परंपरावादी लोग हैं। मीन्स हम परंपरा को बल देने वाले लोग, हम परंपरा को शक्ति देने वाले लोग, हम परंपरा को ताकत देने वाले लोग, हम सभ्यता संस्कृति को मजबूत बनाने वाले लोग हैं। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे हैं नदी की गोद में। मम्मी किसको गोद में बैठाती है और किसको धक्का देकर हटा देती है। आप बदमाशी करिए खूब और जाके मम्मी के गोद में बैठना चाहिए। जाइए दौड़ के कि मम्मी गोद में बैठा लो, खूब बदमाशी कीजिए तो धक्का देगी, भागो 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 यहाँ से, गोद में बैठने आ रहा है। और खूब अच्छा से रहिए, मम्मी की बात मानिए, मैं टाइम से उठिए, पढ़िए लिखिए, तो मम्मी आपको गोद में बैठाएगी, खूब आदत करेगी कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरी बिटिया कितनी अच्छी है। हम बैठे हैं नदी की गोद में, हम नदी की गोद में बैठने वाले लोग हैं, हम माँ की गोद में बैठने वाले लोग हैं। फॉरेन कल्चर क्या जाने माँ क्या होता है और माँ की गोदी क्या होती है। भारत के लोग जानते हैं जितनी गहराई से कि माँ क्या होती है और माँ की गोद क्या होती है। यह गहराई देखना अपने लाइफ में, जितनी मजबूती से भारत में मिलेगी उतनी दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। माता और पिता का कल्चर फॉरेन कंट्री में नहीं है, बेटे और बेटे का कल्चर फॉरेन कंट्री में नहीं है, रिश्ता निभाने और जानने का कल्चर फॉरेन कंट्री में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारत में है। हम रिश्ता निभाने वाले लोग हैं, हम लोगों के साथ साथ रहने वाले लोग हैं, हम सुख दुख में हिस्सेदारी करने वाले लोग हैं, हाथ बटाने वाले लोग हैं, सेवा सहायता और मदद करने वाले लोग हैं। यही हमारा इतिहास है, यही हमारी परंपरा है। इसलिए हम माँ की गोद में बैठने वाले लोग हैं। हमें माँ का भरपूर आदर मिलता है, हमें माँ का भरपूर सम्मान मिलता है। माँ हमारे लिए प्राण होती है। हम माँ की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होते हैं और कुर्बान कर देते हैं। यह हमारी परंपरा है। इस विचारधारा में हम सभी जीने वाले लोग हैं। वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है। यही भाव, यही चिंता, हम दुनिया से ऊपर उठ जाते हैं। इसी सोच के आधार पर हम दुनिया में मजबूत हो जाते हैं। इसी सोच के आधार पर दुनिया हमारी ओर अट्रैक्ट होती है। यही हमारी सभ्यता संस्कृति की पहचान है। अतिथि देवो भव हमारी सभ्यता संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी सभ्यता संस्कृति है। भाईचारा हमारी सभ्यता संस्कृति है। एकता में रहना हमारी सभ्यता संस्कृति है। सभी एक समान हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति है। यह देश संसार ही हमारा घर है, हमारी सभ्यता संस्कृति है। हम जाति में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, हम धर्म में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, हम आदमी में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम आदमियत में विश्वास करने वाले लोग हैं। यही विचार धारण करके हम दुनिया में सर्वोपरि हो जाते हैं। इसी विचारधारा को लेकर के हम दुनिया को अपना बना लेते हैं और दुनिया के बन जाते हैं। कवि आपको समझा रहा है, हे विद्यार्थियों, हे भारत के वासियों, आज तक हम इस परंपरा को निभाते चले आए हैं, आगे तुम भी निभाना। अगर निभाओगे तो तुम जिंदा रहोगे और तुम्हारा देश जिंदा रहेगा।
जिस तरह से आज दुनिया भर के लोग भारत की ओर नजरें गड़ाए बैठे हैं, उसी तरह से तुम्हारे समय में भी भारत के लोग तुम्हारी तरफ नजरें गड़ाए रहेंगे, तुम्हें प्राप्त करने के लिए ललायित रहेंगे, तुम्हारी सभ्यता संस्कृति के आधार पर जीवन व्यतीत करने को लालायित रहेंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए, तुम अपनी सभ्यता संस्कृति से विमुख मत होना, तुम अपनी परंपरा से विमुख मत होना, तुम अपनी सभ्यता संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करना, अपनी परंपरा को मजबूत बनाने की कोशिश करना। और वह भूखंड हमारा पितर है। भूखंड पिता का प्रतीक है। पितर का मतलब पिता। भूखंड संसार का एक हिस्सा है भारत, इसलिए यह भूखंड है। यह हमारे पितर के समान है, हमारे पिता के समान है, हमें बल देने वाला है, हमें शक्ति देने वाला है, हमें रास्ता देने वाला है, हमें जीवन प्रदान करने वाला है। इसी के भरोसे हम संसार में अपने आप को मजबूती से स्थापित किए रहते हैं। इसी के भरोसे हम दुनिया को अपना बना लेते हैं और दुनिया के बन जाते हैं। एकदम ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा। कवि अध्याय के माध्यम से क्या समझाना चाहता है, खूब बढ़िया से लिख लेंगे आप सभी लोग। बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं से कवि क्या कहना चाह रहा है, लिख लेंगे 400 शब्द। हम नदी की गोद में बैठने वाले लोग हैं से कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है, लिख लेंगे आप सभी। 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। नदी का द्वीप एकदम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टर्न में आपको आउटसाइडर पढ़ाया जाएगा और आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी पीरियड में बातचीत किया जाएगा, मॉडल के बारे में बताया जाएगा, ग्रामर के बारे में विस्तार किया जाएगा और आपको पोर्शन दिया जाएगा। ओके, आप सभी लोग इस सुंदर बारिश में क्लास अटेंड कर रहे हैं। कुछ लोगों के मैसेज भी आए हैं, अध्यापक समय समाप्त हो चुका है सर, समय समाप्त हो गया है। ये हैं प्राची। प्राची बहुत सिंसियर हैं। पूरे क्लास में सबसे समझदार प्राची ही हमको दिखाई देती हैं। टाइम का बड़ा पाबंद में रहती हैं वो, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होने देना चाहती है। मौका मिले तो खाना खा के खूब सो जाना चाहती है। कुछ गड़बड़ हो गया था इसलिए बीच में कट गया और आज इसको खत्म करना था, टारगेट में भी था। 2-4 मिनट कटा नहीं होता तो इसको खत्म कर दिया होता, कट गया है तो और खत्म हो गया। हम लोगों के लिए अच्छा हो गया। आगे टाइम मिलेगा तो फिर जो मेन होगा उसका रिवीजन कर दिया जाएगा। राइट सजेशन के लिए प्राची को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।